देखिए, इससे पहले हम आपका 2 लेक्चर ले चुके हैं इंडियन इकोनॉमी का। तो हम क्या क्या पढ़े थे, पहला था उसमें तो इंट्रो हम पढ़ लिए थे इसका, क्या होता है एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स समझे जाते हैं। वो इकोनॉमिक्स के किस पार्ट के थे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे, ये भी आप जान चुके हैं। और उसके बाद हम पढ़े थे कि क्या क्या होता है, किस किस बेसिस पे कंट्री के इकोनॉमी को किस किस आधार पे बांटा जाता है। तो हम वहाँ पे पढ़ रहे थे कि कंट्रोल या कमांड स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या उसमें हम पढ़े थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। फिर दूसरा हम क्या पढ़े थे उसमें, उसके बाद जो होता है कमांड इकोनॉमी होता है। कमांड इकोनॉमी में क्या क्या होता है, तो समाजवादी होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा क्या हम बताए थे आपको कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है। और तीसरा क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें समाजवादी भी हो और पूंजीवादी भी हो, दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है भारत में, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हम पढ़े थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ था, तो रूस में था। जो सोवियत संघ था 1991 से पहले, उसमें था वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये हम पढ़े थे उस दिन। भारत में भी समाजवादी व्यवस्था कब था, तो 1991 आर्थिक उदारीकरण की नीति जो भारत में अपनाई गई थी 1991 में, उससे पहले भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था था। दूसरा हम क्या पढ़े थे कि इनकम के आधार पे कैसे कैसे होता है। तो आय के आधार पे क्या होता है, तो मध्यम आय, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उसके बाद उच्च आय वर्ग। तो ये 3 हम देखे थे, ये तो आपको पता ही होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पे हम पढ़े थे वहाँ पे। तो क्या क्या पढ़े थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR के आधार पे, इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे कितने, तो एक बंद अर्थव्यवस्था होती है और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था, जैसे ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते थे, हम बताए थे आपको। तो क्या होता है बंद अर्थव्यवस्था में, मतलब आय और आयात और निर्यात दोनों क्या होगा, शून्य होता है। मतलब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दुनिया से उसका कोई संपर्क है ही नहीं, तो वो बंद अर्थव्यवस्था करके आप इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और खुला अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि उसका आय व्यय आयात निर्यात दोनों होता है, वह दूसरे देशों के लिए भी खुला रहता है, तो उसको हम बोलते हैं। और तीसरा चौथा क्या बताए थे, विकास के आधार पे। विकास के आधार पे क्या होता है, तो विकासशील होता है, अल्प विकसित होता है और विकसित होता है। पहले विकसित देख लीजिए, विकसित में कौन हो गया, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसे देश है, विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत की बात की जाए, भारत कैसी है, तो भारत विकासशील अवस्था, विकासशील देश है। उसके बाद अल्प विकसित या अविकसित की बात करें तो अफ्रीकी कंट्री जैसे चाड हो गए, नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, इराक हो गया। तो ये सब जो हमारा है वो सब क्या है, तो ये सब हमारा है अल्प विकसित या अविकसित टाइप का है। तो ये हो गया अब तक का। और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत हम बताए थे आपको, तो उसमें आपको आज रिवीजन करा दिए हैं। अब फिर आज एक नया लेक्चर लेने जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसका आप ये तो समझ गए कि किस किस आधार पे बांटा जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब इसमें इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। जैसे आप जब सुनते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का विकास किया जाएगा, तृतीय क्षेत्र का विकास किया जाएगा, तो कौन कौन होगा, तो वो होगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, एडम स्मिथ, आप जानते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी, तो वेल्थ ऑफ नेशन थी। और इकोनॉमिक्स किस वर्ड से बना है, तो इकोनोमिया वर्ड है ग्रीक का, जिसका मतलब होता है घर का प्रबंधन, इसीलिए इकोनॉमिक्स घर के प्रबंधन का है। तो अब तो समझ गए इतना अब तक। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर क्या क्या है, मतलब क्षेत्र क्या क्या है, क्षेत्र इसके। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स को लगभग यहाँ पे 4 भागों में बांटेंगे। होता तो 3 ही है। जैसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र और चौथा एक चतुर्थ क्षेत्र आ गया है, जिसमें 4 सेक्टर को लाया जाता है अभी इकोनॉमिक्स में। तो अभी हम बताएंगे आपको। जैसे ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, प्राइमरी सेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो सीधे कच्चे माल, जहाँ पे जो प्राथमिक स्रोत है जहाँ से हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, खेती हो गया, मछली पालन हो गया, वनीकरण
वनीकरण तो अलग शब्द है, मतलब जैसे वन आधारित अर्थव्यवस्था हो, फल फूल बेचना, सब्जी बेचना, खेती करना, किसानी करना, इसमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे जमीन से या प्रकृति से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। द्वितीय क्षेत्र क्या होगा, तो द्वितीय क्षेत्र को बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इंग्लिश में इसका होता है मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वस्तु का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या होगा कि कंपनी में जितनी भी चीजें बन रही है वो सब के सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगी। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में खेती आ गया, तो खेती से अगर गेहूं मिलता है, और यहाँ पे हम बता दें आपको गेहूं मिल रहा है, तो गेहूं कहाँ से आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से। तो गेहूं खेती का चीज है प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन उसी गेहूं को मिल में जब पहुंचाएंगे और आटा बन जाएगा, सूजी बनेगा, मैदा बनेगा, तो क्या हो गया, वो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा आ गया। आटा पूछा जाएगा, यदि मिल से बन के आ रहा है तो कहाँ पे है, तो वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो गया। लोहा निकल रहा है यदि, खनन, इसी में खनन भी आता है, खेती, मछली पालन, और प्राथमिक क्षेत्र में ही आ जाएगा खनन। जो माइनिंग होता है, जो सोने का, चांदी का, लोहे का, वो प्राथमिक क्षेत्र का है। वही लोहा कंपनी में पहुंचेगी और उसमें क्या होगा कि बस बन जाएगा, उसका ट्रक बन जाएगा, तो वो किस चीज का उदाहरण हो गया, तो वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो गया। सेकेंडरी सेक्टर का चीज है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में समझ गए, कोई भी चीज होगा, विनिर्माण होगा, उसको रिफॉर्म या मॉडिफाई कुछ भी करेंगे हम, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का। अब क्या होता है तीसरे क्षेत्र में, क्या क्या आता है, तो तीसरे क्षेत्र को तब तक इधर थोड़ा डिलीट, इसको मिटा देते हैं। और देखिए 2 वर्ड आपको लिख के हम छोड़ देंगे समझने के लिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, तो ये आधारभूत हो गया, बेसिक टाइप का चीज हो गया, ये जो सीधे सीधे प्रकृति से निकलता है। द्वितीयक में क्या है, विनिर्माण होता है, जैसे कंपनी में कोई चीज जा रही है तो मैन्युफैक्चर होकर बन के आ रही है, तो द्वितीय क्षेत्र का हो गया। तृतीय क्षेत्र को क्या होता है, इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, सर्विस सेक्टर। हमारे जो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा महत्व जो है इसी सेक्टर का है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग क्या होता है कि इसका जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान होता है तीसरे क्षेत्र का। और उसके बाद सेवा क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पे न तो उत्पादन हो रहा है सीधे सीधे, न ही कंपनी में जाके कोई चीज इसका निर्माण हो रहा है, बल्कि इसमें क्या होता है कि तीसरे सेवा क्षेत्र में कि जाकर के कुछ भी मतलब न उत्पादन है न बन रहा है, इसमें उसके बीच की कड़ी के लोग होते हैं, उसके प्रचार प्रसार में लगे होते हैं। जैसे लोहा कहाँ से निकला, लोहा तो खनन के माध्यम से निकलेगा, तो खनन के माध्यम से निकलेगा तो वो प्राथमिक क्षेत्र का चीज हो गया। मान कंपनी में गया, वो बस बन के, ट्रक बन के, रिक्शा बन के, किसी चीज में निर्माण हुआ उसका लोहे से इस चीज का, तो फिर यह द्वितीय क्षेत्र में आ गया। कौन, बस बनना, ट्रक बनना, लोहे का कोई सामान, चदरा बनना। लेकिन अब बस क्या होगा कि चलाएगा कोई ना कोई, उस पर बैठेगा कोई ना कोई, तो अब कोई चला रहा है, मान लिया ड्राइवर है, तो ड्राइवर चला रहा है उसको, तो अब क्या हो गया, तो ड्राइवर जो है वो तीसरे क्षेत्र का आदमी हो गया। अब ड्राइवर इसको चलाएगा। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, न तो वो प्रकृति से उत्पादन हो रहा है डॉक्टर का, न ही डॉक्टर किसी कंपनी में बन के आ रहा है। डॉक्टर क्या है कि सेवा दे रहा है अपना, तो वो सेवा क्षेत्र का हिस्सा आ जाएगा। तो इधर जो कंपनी में बन रही है चीजें और जिस चीज का उत्पादन हो रहा है कच्चे माल के रूप में, इन दोनों को छोड़ के जितनी आइसक्रीम बेचने वाला, बर्फ बेचने वाला, कोई नौकरी करने वाला दुकानदार है, कोई है, कोई है, कुछ है, तो ये सारी चीजें इसी क्षेत्र में आती है। और एक फिर इसके अलावा एक नया बना दिया गया है, तो उसमें क्या है कि फोर्थ सेक्टर भी बोला जाता है। इस चतुर्थ क्षेत्र में अब किसको रखेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अब सवाल खड़ा होने लगा है। कोई से क्वार्टरनरी सेक्टर बोलता है और कोई बोलता है कि क्विनरी सेक्टर, एक QUINORY, एक नया टर्म देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। हिंदी में इसके लिए चतुर्थ क्षेत्र ही लिख दिया जाता है। तो इस पे अभी हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं आपको अच्छे से। तो अब तक आप यहाँ तक समझ गए सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और आधारभूत। अभी फिर से एक बार हम आपको ये कर देंगे और उसके बाद आप और अच्छा से समझिएगा। फिर चतुर्थ क्षेत्र जो है क्विनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, अब इसमें कौन आएंगे। अब तक देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो गया कि जो आधारभूत चीजें हैं प्रकृति से प्राप्त हो रही है वो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया।
खेती किसानी, खनन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब वन से कोई कमा रहा है, पेड़ पौधे से कमा रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र का है। क्योंकि प्रकृति से उत्पादन हो रहा है, उसको कंपनी में बनाने लगी तो फिर द्वितीय क्षेत्र का आ गया। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जिसमें जो नौकरी पेशा में लोग हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है जो सेवा दे रहा है और पैसे कमा रहा है, तृतीय क्षेत्र। अब चतुर्थ सेक्टर की संकल्पना क्यों आई? जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तीनों के अलावा भी हैं, उनके लिए है चतुर्थ सेक्टर। और चतुर्थ सेक्टर में कौन आएगा चौथे सेक्टर में? तो उसमें सबसे पहले आप जान जाइए, इसमें ऐसे लोग आते हैं जो बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं। जैसे कोई DRDO का चीफ है या उसका साइंटिस्ट है, हो सकता है वो बहुत दिन सेवा देने के बाद भी अर्थव्यवस्था को बहुत कुछ न दे पाए, तो उसके लिए हम कहाँ से एक अलग सेक्टर का निर्माण किए हैं। और इसमें वैसे लोग ही आते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उसकी कोई गवर्निंग बॉडी है, जैसे डायरेक्टर का बोर्ड है, उसमें क्या होगा कि डायरेक्टर के जो बोर्ड है बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। इस कारण क्या होता है कि हम उनको इस सेक्टर में रखते हैं। इसके अलावा बात की जाए क्वीनरी सेक्टर में, जैसे कि अब क्या बोले, जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई NGO चला रहा है, NGO चला रहा है, फ्री में स्वास्थ्य सेवा कोई उपलब्ध करा रहा है या शिक्षा ही उपलब्ध, जैसे स्कूल के जो टीचर है वो चौथे सेक्टर में इनको रखा जाता है। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उनको भी इस सेक्टर में रखा जाता है। तो इसमें इस तरह के लोग रहते हैं जो बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी है या कुछ बड़े पद पे हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो उनके लिए चतुर्थ सेक्टर का भी नया नया निर्माण जिसे क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत बांटा जाता है। क्वार्टरनरी सेक्टर है थोड़ा कि जो रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहा है, बैंकिंग में हो या हेल्थ सर्विस में हो या किसी में हो, स्वास्थ्य में, बैंकिंग में, तो यदि मतलब रिसर्च टाइप है तो चौथे के क्वार्टरनरी बोला जाता है। और थोड़े बहुत उसके बाद जो बच जाते हैं, जैसे स्कूल, NGO, इसके बाद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कुछ जो शिक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए कुछ ऐसा मुहिम चला रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे? तो वो सब आ जाएंगे क्वीनरी सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च की जरूरत है, अनुसंधान की जरूरत है अलग से। तो आप अब तक समझ गए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्राथमिक क्षेत्र में आधारभूत उद्योग, दूसरे में विनिर्माण, कंपनी में जो चीज भी बनेगा वो विनिर्माण में आएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में सेवा ओरिएंटेड हो जाता है, सर्विस ओरिएंटेड। चतुर्थ क्षेत्र में जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड चीजें आएंगी। अब आपको अगर एक एक वर्ड में हो तो यहाँ पे एक और चीज आपको हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे, इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप समझ जाएंगे। अब जैसे ये 4 सेक्टर हो गया, तो प्राथमिक क्षेत्र आप समझ गए, इसमें क्या है? आधारभूत है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। द्वितीयक में क्या होता है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब फिर से निर्माण हो रहा है, कहाँ? तो कंपनी में। तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोले थे? सेवा क्षेत्र होता है। और चौथा जो है ये एक अलग एडवांस लेवल इसका है, तो किसका है? तो ये तृतीय क्षेत्र का ही विस्तार है। अब इसमें देखिए रोजगार के स्तर पे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, माइनिंग जिसे बोला जाता है, इसमें क्या है? रोजगार सबसे ज्यादा है। रोजगार इसमें सबसे ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं प्राथमिक क्षेत्र में, खेती वाले कामों में। द्वितीय क्षेत्र, फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र। अब क्या है? रोजगार तो इसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत के GDP में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है सबसे कम है। उसके बाद रोजगार में जो इसके बाद दूसरा नंबर है वो तृतीय क्षेत्र का है। रोजगार में दूसरा नंबर है सेवा सर्विस सेक्टर का। इसके बाद GDP में बात की जाए, GDP में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पहला नंबर है तृतीय क्षेत्र का GDP में सबसे ज्यादा। आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं बस, GDP में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर बोले या तृतीय क्षेत्र बोले या ये बोले। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का GDP में बहुत कम योगदान है, लेकिन रोजगार में सबसे ज्यादा लोग किसमें लगे हुए हैं? तो खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो बीच में है। इसका क्या है? GDP में जो योगदान है द्वितीय क्षेत्र का वह कृषि से ज्यादा है और सर्विस सेक्टर से कम है। तो जो उत्पादन कर रही है कंपनी, उसका GDP में जो योगदान है वह सर्विस सेक्टर से कम है, लेकिन कृषि वाले से ज्यादा है, जबकि इसमें कम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद बात की जाए द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के मामले में
इसका जो स्थान है वो लगभग तीसरा स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद तीसरे सेक्टर में है लोग रोजगार में, उसके बाद तीसरा है द्वितीय क्षेत्र में है, चतुर्थ क्षेत्र में तो बात स्वाभाविक है, रिसर्च टाइप है तो कम लोग होंगे। जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा किसका है, तो तीसरे क्षेत्र का है। उसके बाद किसका योगदान नंबर है, तो द्वितीय क्षेत्र का। तीसरा कौन सा नंबर है, तो प्राथमिक क्षेत्र का। तो ये रहा कुल मिला के, अब समझ गए होंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अभी, फिर आगे हम आपको कुछ कुछ टर्म्स बताएंगे इकोनॉमिक्स के। अभी के लिए इतना ही। अब ये पढ़ने के बाद अब एक चीज हम देखते हैं आपको कि इसमें इकोनॉमिक्स के कई सारे और पार्ट्स हैं, लेकिन वो 10-15 है, उसमें पूरा जान के आपको क्या फायदा होगा। ऐसे आप टर्म देख के पकड़ लेंगे, लेकिन क्योंकि जैसे अब पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है उसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, इन्वायरमेंट से संबंधित, पेड़ पौधा नदी पहाड़ से संबंधित इकोनॉमिक्स अगर है तो वो इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें एक आप चीज जान जाएंगे, एक होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसमें क्या, जैसे इसको बोला जाता है लोक कल्याण। लोक कल्याण के लिए जब पढ़ाई होने लगे, मतलब व्यक्ति केंद्र में हो, उसका संसाधन के रूप में व्यक्ति को पढ़ने लगे, तो इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है जो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार हुआ। लोक कल्याण के लिए जो अर्थव्यवस्था है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसके लिए अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल पुरस्कार। तो ये आप याद रखेंगे। तो किसमें मिला था, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, या हिंदी में पूछे तो लोक कल्याण वाले अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार। और इसमें इकोनॉमिक्स का जो एक और पार्ट है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो होता है सर्कुलर इकोनॉमिक्स। सर्कुलर इकोनॉमिक्स इसको बोला, इसको क्या हिंदी में बोलेंगे, वृत्तीय अर्थशास्त्र। या आप याद रखेंगे, ज़्यादा अंग्रेजी वाला ही याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमिक्स में, इसमें जैसे कोई चीज़ है ना, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट कई बार, जैसे जापान में ये ज़्यादातर, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जापान है। मतलब इसमें क्या है कि कोई चीज़ एक बार हम जैसे यूज कर लिए, जैसे लोहा का ही कोई सामान है या स्टील का कोई सामान है, तो अब इसमें क्या है, स्टील का सामान है तो उसका बन गया, ठीक है। बनने के बाद क्या है, तो उस चीज़ को जब यूज हो गया, उस लायक नहीं रहा, तो उसको रिफॉर्म कर दो किसी चीज़ में। अब मान लीजिए कोई ट्रक है, ट्रक खराब हो गई, तो ट्रक का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, मान लीजिए उसको अस्पताल में बना कन्वर्ट कर दे कुछ 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, या अस्पताल का भी जब काम हो जाए, जब कबाड़ में जाने लगे तो किसी को सोने के लिए घर के रूप में उसको दे दे बना के। तो इस टाइप का चीज जब होने लगे, मतलब उसी चीज को बार बार सर्कुलेट करते रहे इकोनॉमी में, और जैसे लीज पे दे दें किसी को, किसी के साथ उसी चीज को शेयर कर दें जब यूज हमारा खत्म हो गया तो, या उसको रीयूज बोला जाता है, रीयूज कर ले या रिसाइकल कर दें। तो ये सब चीजें, रीयूज, रिसाइकल, शेयर, लीज, रिफॉर्म, ये सब चीज जब होने लगे इकोनॉमिक्स में, तो उसको बोला जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमिक्स है। पर्यावरणीय समझ गए। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए, समझ गए। ये पूछा जाता है कब मिला था अमर्त्य सेन को, तो 1998, आप याद रखेंगे। एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज बच गया इकोनॉमिक्स का एक पार्ट, जो आपको हम बता देते हैं, उसके लिए क्या है, इथिकल ग्राउंड पे इसको समझा जाता है। एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि जैसे वैल्यूज, वैल्यू मतलब समझ गए, कीमत नहीं, इसको बोला जाता है वैल्यू मतलब मूल्य। जैसे कई बार होता है ना जिंदगी का मूल्य, कौन चीज, इसके अलावा मोरल वैल्यू, इसके बाद प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज को किस आधार पे देख रहे हैं, जैसे नैतिक रूप से ये सही है कि नहीं, ये देखने लगे। हमारे जो कई पूर्वजों के जो संस्कार है उसके आधार पे इकोनॉमिक्स को जब पढ़ने लगे, या किसी व्यक्ति के लिए कितना यह सही होगा नहीं होगा, कहीं अपराध तो नहीं कर रहे हैं हम किसी तरह का, तो इस तरह को जब लेकर नीतियां बनाने लगते हैं तो वो हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट। उसमें इसके बाद एक दो और चीजें हैं जो इस चैप्टर से संबंधित है, आपको हम बता देते हैं इसी लेक्चर में। एक होता है गिग इकोनॉमी, GIG, गिग इकोनॉमी, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, गिग ही बोला जाता है। ये क्या है, तो गिग इकोनॉमी मतलब समझे, इसमें क्या होता है कि
एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। इसका एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो क्रेता होता है खरीदने वाला वो तो होता ही है, और जो विक्रेता होता है बेचने वाला वो भी होता है, लेकिन बीच में एक चैनल होगा, प्लेटफॉर्म होगा जिसके द्वारा ये जुड़ता है। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से इसके थ्रू इसको लिए, और इसमें क्या होता है बोला जाता है कि श्रम, जिसे लेबर बोला जाता है, श्रम का आदान प्रदान होता है। केवल यहाँ पे श्रम का आदान प्रदान होता है क्रेता और विक्रेता के बीच में। इसमें अब जैसे क्या है, आपको हम बोल सकते हैं जैसे ओला है, उबर है, जोमेटो है, या आप लोग पिज्ज़ा बर्गर जो खाते होंगे, पिज्ज़ा वाले बर्गर वाले, तो उसमें आप क्या करते हैं, जोमेटो, ये भी क्या है, ये भी गिग इकोनॉमी का पार्ट। इसका मतलब क्या है, हमें खाना है, जैसे मान लीजिए क्या अच्छा लगता है किसी, मान लीजिए क्या पिज्ज़ा ही है किसी के पास, किसी को बहुत अच्छा लगता है पिज्ज़ा, ठीक। अब पिज्ज़ा अच्छा लगता है तो पिज्ज़ा के ये दुकानदार हैं, क्योंकि पिज्ज़ा कहीं ना कहीं तो बन रहा है, यहाँ पे हमें खाने का मन किया, हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, लेकिन हम इस दुकानदार को नहीं जानते हैं, इससे डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जोमेटो का जो ऐप है उस पे जाएंगे, जोमेटो के ऐप पे इसको खोजेंगे और जोमेटो वाले ऑर्डर इसको देंगे, और इस जोमेटो के जो बंदा होगा, जोमेटो का जो लड़का काम करने वाला वो इसको जाएगा इसके पास, और इसके बाद क्या करेगा कि वह लेके आएगा, हमें देगा। हम पैसा किसको देंगे, जोमेटो को। जोमेटो वाला सीधे पैसा किसको देगा, इसको। तो जो जोमेटो है वह क्या कर रही है, वह एक प्लेटफॉर्म दे रही है हमारे लिए, और वह जो प्लेटफॉर्म दे रही है उसके माध्यम से क्या होगा कि हम लड़का बुला रहे हैं और लड़का हमारे लिए आया और काम करके चला भी गया। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये कंपनी भी कमा रही है, कमीशन लेगी, एक लड़का भी कमा रहा है जो लेके आया, जो बेचा वो भी कमा रहा है, 3 आदमी कमाने वाले हो गए एक ही बिजनेस से, और जो सर्विस ले रहा है उसे भी सर्विस अच्छा मिल गया। तो यह है गिग इकोनॉमी, और इसमें करोड़ों में लोग रह रहे हैं। जैसे जैसे देश विकसित होगा वैसे वैसे गिग इकोनॉमी का जो एम्प्लॉई है, बंदा है, या जीडीपी में उनका योगदान है वो बढ़ेगा। तो गिग इकोनॉमी समझ गए। आपको एक लाइन में कुछ पूछा जाए तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि श्रम या लेबर का जो प्राइस होता है उसे ही हम शेयर करते हैं केवल, और लेबर का जो आदान प्रदान है श्रम का, शेयरिंग ऑफ लेबर, वही काम होता है। और क्या है ये, सही समझ गए होंगे आप, जैसे ओला उबर जहाँ थर्ड पार्टी के द्वारा काम होता है। अब 4 वर्ड केवल आपको हम बताने जा रहे हैं। ये सब जो क्लासेस है आपका वो एक तरह से स्टार्टअप की तरह है। अभी जैसे खाने से पहले आप लोग नाश्ता करते हैं उस तरह से है, क्योंकि जब आगे आपको पढ़ाएंगे तो फिर और अच्छे से, तो फिर ये सब चीजें उतनी अच्छी से नहीं बताएंगे क्योंकि आप कोई चीजें समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको, एक वर्ड होता है बूम। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बूम क्या होता है अर्थव्यवस्था में, तो बूम का मतलब होता है, जैसे बूम बूम होता है ज्यादा साउंड होता है, तो उसी टाइप के सेंस में आप जाइए कि जब उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, बहुत सारा इनकम होने लगे, प्रॉफिट बहुत होने लगे, और उत्पादन भी अच्छा हो। और उत्पादन हो तो ये नहीं कि कंपनी उत्पादन की और गोदाम में रखी है माल, तो वो नहीं, कंपनी का विक्रय भी हो जाए, उत्पादन बहुत हो और विक्रय भी बढ़े, उत्पादन भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, तो इसको बोला जाता है बूम की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए। जब उत्पादन बढ़े और उसका विक्रय करे, सारी चीज मतलब पॉजिटिव में फायदा होने लगे, बूम हो गया। और एक होता है क्या, एक उसको बोला जाता है रिसेशन। एक होता है रिसेशन अर्थात मंदी जिसे बोला जाता है, ये आप जानते ही होंगे। मंदी में क्या होता है, तो मंदी में क्या है कि मतलब जीडीपी का जो ग्रोथ होता है, जीडीपी का ग्रोथ घट जाएगा तो वो मंदी है। उसके बाद फिर क्या होता है, जीडीपी में घटने के बाद जो रोजगार है, रोजगार भी मंदी में घट जाएगा। मंदी पे में अच्छा एक देंगे 10 मिनट का, क्योंकि बड़ा है आर्थिक मंदी वगैरह। रोजगार भी इसमें घट जाता है, जीडीपी भी घट जाएगा, और उसी को बोला जाता है कि मंदी का। और इसमें जैसे जीडीपी कब घटा, जिससे उत्पादन भी घट गया, तो इसमें इसको बोला जाता है मंदी की स्थिति। या उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, बिक्री नहीं हो रहा है, तो भी मंदी की स्थिति है। अब रिसेशन के बाद एक आता है डिप्रेशन। वो अगर रिसेशन मंदी अगर लंबे समय तक रह गई तो उसे बोला जाता है
लंबे समय तक यदि रह गई मंदी तो उसको डिप्रेशन, जिसको एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, महामंदी हो गई तो ये हो जाती है। और एक होता है इसी में क्या होता है, रिकैप किया जाता है, तो वो भी हो जाती है। तो उसमें भी आप क्या करते हैं कि उसमें फिर से आदमी डिप्रेशन को हो गया, महामंदी, रिसेशन समझ गए, बूम समझ गए, डिप्रेशन समझ गए, और एक हो गया। और जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी चलेगी, रिकवरी वर्ड भी आएगा कभी कभी आपको, आपके सामने। रिकवरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में चली गई थी थोड़ा दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, ये जो मंदी है वो मतलब जनरली क्या होता है 1 साल, 2 साल, 6 महीने ऐसे रहता है। लेकिन जो डिप्रेशन है वो जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए रहने लगे, तब मतलब मिनिमम इसमें 2-3 साल तो होता ही है, 3 साल मिनिमम अगर रह गया डिप्रेशन तो वो रिसेशन रह गया तो डिप्रेशन हो जाएगा। रिकवरी मतलब थोड़ा खराब हो गया था लेकिन अब अर्थव्यवस्था रिकवर कर रहा है, वापस हो रहा है, वापसी हो रहा है। किस चीज में रिकवरी, तो अच्छे स्थिति में। जैसे आपको बुखार लग गया, डॉक्टर पूछा कि रिकवर हो रहा है पेशेंट मेरा, इसका क्या मतलब, बुखार पहले ज्यादा था तो अब कम हो रहा है। ये नहीं कि पहले 100 बुखार था तो अब 101, 102 होने लगे, तो उसको रिकवर नहीं बोलते हैं, उसको बैक टू वर्स बोलते हैं। तो यही कुछ रहा कुल मिला के। कुछ चीजें जो अगर अच्छी लगे, यदि आपको काम की लगे तो आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो क्लास में बोलते बोलते ही कराएंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत है नहीं। अगर टाइम कम है तो, अगर ज़्यादा फिर पढ़ने वाले हैं या ज़्यादा समय है तो आप कई सारे सोर्स ले सकते हैं, एक दिन बुक का लिस्ट भी दे देंगे आपको यदि पढ़ना है तो इसके लिए इतना ही ये चैप्टर होता है आपका कुल मिला के खत्म होता है। आगे हम आपको अब क्या पढ़ाएंगे, तो आगे इसमें हम आपको अब पढ़ाएंगे कल वाले लेक्चर में। इसमें क्या बताएंगे आपको, तो इसमें बताएंगे आपको सबसे पहले बाजार क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, ये सब क्रेता विक्रेता ये सब पढ़ाएंगे। और इसके बाद सीधे सीधे क्या होगा कि काम की चीजें शुरू हो जाएगी, कई सारे वहाँ पे लिस्ट होंगे, वो सब चीज आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, धन्यवाद।